देखिए ये जो विज्ञापन है, ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसका विज्ञापन संख्या 24/2024 कृषि विभाग के अंतर्गत है। उद्यान निर्देशालय के अधीन प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, ये जो वैकेंसी है ये बहाली आपको होगी, प्रखंड लेवल की बहाली है। इसमें हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पद पे आपको बहाली किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट जो दिया गया है, इस वेबसाइट पर जाकर आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पदों की कोटिवार, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से कोटि में कितने पदों पर रिक्तियां निकाली गई है। तो देखिए यहाँ दिया गया क्रम संख्या, यहाँ दिया गया कोटि और यहाँ अनुमान्य पदों की कुल संख्या दिया गया है। अब 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान पदों का कुल संख्या यहाँ दिया गया है। तो यहाँ देखिए सबसे अनारक्षित वर्ग, तो अनारक्षित वर्ग के लिए कुल पदों की संख्या आपको 81 है और महिला के जो 35% आरक्षण है उसमें 28 होगा। उसके बाद रूप में कमजोर वर्ग के लिए आपको 32 पद है और इनमें जो महिला के लिए है वो 11 निकाला गया है। अनुसूचित जाति के लिए आपको 68 पद है और यहाँ महिलाओं के लिए 24 है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 7 पद है और महिला वर्ग के लिए आपको 2 पद निकाला गया है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 86 पद है। जो 35% आरक्षण के रूप में जो महिला को मिलेगा वो 30 पद है। चलिए आगे आपको और दिखाता हूँ। यहाँ देखिए जो पिछड़ा वर्ग के लिए है आपको कुल 44 पद है और महिलाओं के लिए 15 पद निकाला गया है। उसके बाद आपको कुल जो पद है, कुल पदों की संख्या आपको 318 है, जिसमें महिला के 35% आरक्षण के साथ आपको 110 पदों के लिए महिला के लिए निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 5226 दिनांक 18/2/2016 के अवलोकन में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृति है कि पोते पोती नाती नतीन के आरक्षित कुल पदों की संख्या यहाँ पे आपको 6 दिया गया है। यानी कि जो प्रशासन विभाग के अंतर्गत है, जिनको सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा अभी पेंशन दिया जा रहा है, उनके नाती नतीन या पोती जो इनके अंतर्गत आते हैं उनके लिए 6 पद यहाँ आरक्षित किए गए हैं। चलिए इसके बाद मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ। आगे देखिए क्या बताया गया है और देखिए यहाँ पे बताया गया कि दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ आपको 4% का आरक्षण किया गया है कुल पदों के लिए। यहाँ दृष्टिबाधित हो गया उनके लिए 3 पद है, मूक बधिर हो गया उनके लिए 3 पद है और अस्थिर दिव्यांग है उनके लिए भी 3 पद है और यहाँ हो गया मनोकारी दिव्यांग, बहुत दिव्यांग, उनके लिए आपको यहाँ 3 पदों की संख्या आरक्षित किया गया है। यहाँ नोट में क्या दिया गया है, अधियाची विभाग से प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। पदों की जो संख्या अगर संशोधन होगा तो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। और यहाँ चलिए वेतन की बात कर लेते हैं, तो वेतन आपको 25,500 से स्टार्ट होगा और लास्ट आपको 81,100 रुपया तक का जाएगा। ये आपको जो मैट्रिक्स वेतन स्तर है ये आपको लेवल 4 का होने वाला है। चलिए इसके बाद हम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या संस्था से उद्यान विज्ञान या कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री हो तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे बताया गया कि मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या संस्था से उद्यान विज्ञान या कृषि विज्ञान में आप स्नातक की डिग्री लिए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है, यहाँ देखिए आप हॉर्टिकल्चर साइंस या आप एग्रीकल्चर साइंस से किए हुए इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। चलिए अब उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो ये जो उम्र सीमा आपको काउंट होगी 1/8/2023 से होगा। कम से कम आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम अनारक्षित पुरुष को 37 वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष का छूट दिया गया है। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष है। और यहाँ देखिए लिखा गया कि परंतु विविधता नियोजित एवं कार्यरत संविदा के कार्मिकों को समान पद पर सीधी भर्ती हेतु नियमित नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्ष तक की छूट दी जाएगी जितने वर्ष तक उनके द्वारा बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य के अंदर अवस्थित गैर निजी संस्था या भारत सरकार द्वारा नगर निकाय पंचायत आदि में संविदा के आधार पर समान पद का कार्य किया गया हो। यानी कि इसमें बताया गया है कि इसमें नियोजित जो कार्य कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं
उनको उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष से वो कार्य कर रहे हैं संविदा के आधार पे। चलिए आपको और आगे दिखाता हूँ, आगे क्या बताया गया है। चयन का आधार, यानी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं, इसके बाद आपको किस प्रकार से चयन किया जाएगा उसके बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ बताया गया लिखित परीक्षा एवं साक्षरता मौखिक परीक्षा के आधार पर यहाँ पे चयन होगा। यानी कि आपको जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो लिखित होगा, फर्स्ट परीक्षा पास कर जाइएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू जो मौखिक परीक्षा हो गया आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, उसी के आधार पर आपको सिलेक्शन होगा। दिया गया कि निम्नलिखित परीक्षा 3 विषयों में होगी, जिसमें सामान्य हिंदी आपको 100 अंक के होंगे, सामान्य विज्ञान 100 अंक के होंगे एवं उद्यान या कृषि विज्ञान 200 अंक के होंगे। कुल मिलाकर आपको 400 अंकों की परीक्षा होने वाला है, जिसमें हिंदी सामान्य हिंदी हो गया आपको 100 नंबर का हो गया, और सामान्य ज्ञान जो हो गया आपको 100 अंक के है। उसके बाद उद्यान या कृषि से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसमें आपको 200 अंक की परीक्षा होंगे, कुल मिलाकर 400 अंक की परीक्षा है। चलिए प्राकृतिक तथा पाठ्यक्रम निम्नलिखित सारणी के अनुसार होंगे, यानी कि जो एग्जाम होगा किस प्रकार से एग्जाम लेंगे इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे दिया गया विषय दिया गया है, यहाँ पत्र दिया गया है, यानी कि पूर्णांक यानी कि अंक दिया गया है, प्रश्नों की संख्या क्वेश्चन कितना होने वाले हैं, प्रश्नों की अवधि यानी कि कितना समय मिलेगा, और परीक्षा की प्राकृतिक यानी कि एक किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव हुआ है सब्जेक्टिव हुआ वो आपको बताया गया इसमें। तो देखिए यहाँ बताया गया सबसे पहला है सामान्य हिंदी का परीक्षा होगा, इसका एक पत्र होगा, 100 अंकों का एग्जाम होगा और प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है, समय आपको 2 घंटा मिलेगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। इसमें बताया गया हिंदी तथा सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट इस पर आप उपलब्ध है, यानी कि आपको इसमें चेक करना है कि किस प्रकार से पूछा जाएगा, इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान इसका भी एक पत्र होगा, 100 अंक के एग्जाम है, उसके बाद प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है, तो परीक्षा के जो अवधि है आपको 2 घंटा के लिए दिया गया, ये भी आपको वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। इसके बाद बताएगा कि बिहार उद्यान सेवा अधीनस्थ कोटि उद्यान कृषि विज्ञान या उद्यान कृषि विज्ञान जिसका प्रथम पत्र है आपको 200 अंक को होगा, इसमें आपको 100 प्रश्नों की संख्या रहेगा, समय 2 घंटा दिया गया है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम लेगा। इसका द्वितीय पत्र जो हो गया इसमें आपको 200 अंक मिलेगा, इसका प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा, इसका समय 2 घंटा दिया गया है और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। चलिए इसके बाद अब आपको आगे दिखाता हूँ आगे क्या दिया गया नोटिफिकेशन में। आगे बताया गया है कि उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के सामान्य हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि आपको 100 अंक के जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है इसमें सिर्फ आपको उत्तीर्ण होना है, ठीक है, किंतु इसके प्राप्तांक अंक की गणना मेधा सूची में बनाने के परियोजनार्थक नहीं होगा, यानी कि जो इसमें आप नंबर लाइएगा ये आपको मेगा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट निकलेगा उसमें आपको ये काउंट नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ इसमें आपको पास होना, सामान्य हिंदी विषय में 30 अंक न्यूनतम योग्यता प्रदायिक अंक होगा, यानी कि 100 नंबर में आपको 30 अंक लाना अनिवार्य है, और जिसमें आप इसमें 30 लाइए या इससे ज़्यादा भी ले आइएगा तो आपको जो ये अंक है जो आपको मेरिट लिस्ट में जुटने वाला नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इसमें आप सबको हिंदी में पास करना है। यहाँ देखिए इसके बाद बताया गया कि लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, उसके बाद आपको हो गया पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, सूचित जाति या अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देखिए उसके बाद बताया कि लिखित परीक्षा के उद्यान या कृषि विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान से प्राप्तांक के आधार पर कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विज्ञान के संकल्प संख्या इतना इतना के करने के अवलोकन के साक्षरता के लिए बुलाए जाने के उम्मीदवारों की संख्या अधिचयित रिक्ति के 2.5 गुना होगी, यानी कि जो लिखित परीक्षा है उसमें आपको 2.5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। और इसके बाद यह देखिए साक्षात्कार बोला गया, लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार के लिए 50 अंकों का साक्षात्कार मौखिक परीक्षा होगा, यानी कि आप लिखित परीक्षा पास कर जाइएगा उसके बाद आप मौखिक टेस्ट लिया जाएगा जो आपको 50 अंकों होने वाली है। निम्नलिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवार को साक्षरता में उपस्थित होना अनिवार्य है, यानी कि जो अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा हेतु बनाए जाने वाले मेगा सूची में
शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि आप अगर लिखित परीक्षा पास हो जाते हैं, इसके बाद अगर आप मौखिक परीक्षा में नहीं जाते हैं, तो जो मेधा सूची मेरिट लिस्ट बने हुआ है उसमें आपका नाम नहीं आएगा, आपको उसमें छांट दिया जाएगा। चलिए और आगे क्या दिया गया मैं आपको बताता हूँ। आगे यहाँ पे बताया गया है मेधा सूची। तो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का योग एवं सामान्य पद पर संविदा नियोजन के तहत की गई कार्य अवधि के लिए अधिमानता देते हुए की जाएगी। यानी कि आपको लिखित परीक्षा हो गया और मौखिक परीक्षा हो गया, दोनों का अंकों का योग जोड़ा जाएगा और उसके बाद जो यहाँ पे संविदा के आधार पर कोई कार्य किए होंगे, कितने साल का किए हुए, उससे जो प्राप्तांक अंक है वो मिलाकर आपको यहाँ पे आपको रिजल्ट आएगा। यहाँ देखिए बताएगा चयन के लिए आंकड़ों अधिमानता एवं निर्धारण निम्न किया जाएगा। इनकी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के अधिमानता, यानी कि अब लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा मिलाकर आपको टोटल 75 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य के अंदर अवस्थित गैर निजी संस्था या यथा भारत सरकार नगर निकाय पंचायत आदि में संविदा के आधार पर सामान्य पद पर किए गए कार्य के अवधि के अधिमानता को 25 अंक एक्स्ट्रा वो मिलेगा। जो संविदा के आधार पर कार्य कर रहे हैं उसको 25% अंक एक्स्ट्रा मिलने वाला है। यानी कि संविदा नियोजन के प्रत्येक एक वर्ष के लिए 5 अंक के दर से अधिकतम 25 अंक होंगी। यानी कि जो संविदा के आधार पर कार्य कर रहे हैं उसके 5 नंबर दिया जाएगा एक वर्ष के लिए, और अगर वो 5 वर्ष काम किए होंगे तो उसको टोटल 25 अंक मिलने वाले हैं। तो अगर जो ये संविदा के आधार पर कार्य नहीं किए गए उनके टोटल 75 अंक ही होंगे। अगर जो संविदा के आधार पर कार्य किए हैं तो 75 अंक के साथ 25 अंक ये भी जुड़ जाएंगे, यानी कि टोटल वो 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए और आगे आपको दिखाते हैं आगे क्या बताया गया है। और यहाँ देखिए आरक्षण बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आप फॉर्म फिल करिएगा, उसमें आरक्षण का एक कोटी बनाया गया है, आरक्षण का एक कॉलम बनाया गया है, उसमें आपको आरक्षण का दावा करना है, उसके बाद ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। संप्रति राज्य के बाहर अभ्यर्थी को मात्र महिला एवं दिव्यांग संबंधित आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत ही दिया जाएगा। उसके बाद आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका अस्थायी निवासी बिहार राज्य में हो। यानी कि आरक्षण का जो लाभ है ना विशेषकर उसको मिलने वाला है जो बिहार का ही रहने वाला है, जो बिहार का निवासी हो। क्या बताइए आवेदन में दिया गया अस्थायी पता को आरक्षण परियोजन के अस्थायी निवासी अनुमान्य होगा। इसके बाद आपको बताएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसमें आपको सबसे पहला जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा, और बी नंबर में आपको बताएगा अस्थायी निवास या मूल्य निवास प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा। ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए है। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद आपको आगे देखा तो आगे क्या दिया गया है। देखिए आगे यहाँ दिखाया गया है कि आरक्षित कोटि निम्नवत है। यानी कि आपको यहाँ पे देखिए जो इसके बारे में हम इससे पहले ऊपर बताए थे कि आपको यहाँ कोटि कोड जो डालना होगा, कॉलम बॉक्स जो छूटा होगा उसके लिए बताया गया है। अगर ये आप नहीं डालते हैं तो उसके बाद आपको तो बताए हैं कि आरक्षण कोटि में आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए अनुसूचित जाति के लिए आपको अनुसूचित जाति, एससी के लिए आपको कोटि कोड 2 है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आपको कोटि कोड 3 है, और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए आपको कोटि 4 है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी के लिए आपको कोटि कोड जो संख्या है वो 5 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए आपको कोटि कोड संख्या 6 है। जो आप फॉर्म फिल करते समय इस कोटि कोड को डालेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है, अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर आपको ये लाभ नहीं मिलेगा जो आपको छूट मिलने वाला है। चलिए इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो फॉर्म फिल करिएगा इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी भी जमा करना है, और एप्लीकेशन फ़ी कितना देना है इसके लिए यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए यहाँ के शुल्क के बारे में बताया गया है। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया देना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा गया है। या देखिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया फॉर्म चार्ज है। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी के लिए आपको 200 रुपया चार्ज लगेगा फॉर्म फी। उसके बाद सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिलाओं उम्मीदवार के लिए 200 रुपया देना पड़ेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहाँ 200 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपया
देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए जनरल को 750 हो गया। उसके बाद मानिए कि अगर SC ST छोड़ दे और दिव्यांग और अनारक्षित वर्ग को छोड़ दे, तो यानी कि टोटल यहाँ पे जो EBC EWS या BC जो भी है उन सबको आपको यहाँ पे 750 रुपया पे करना पड़ेगा। और नीचे देखिए क्या बताया गया कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यानी कि इस फॉर्म में आपको पहचान पत्र के रूप में अगर आप आधार कार्ड डालते हैं, आधार नंबर डालते हैं, तो आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक फी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड नहीं देते हैं, उसके अलावा कुछ और चीज़ देते हैं पहचान पत्र के रूप में, तो आपको वहाँ बायोमेट्रिक फी 200 रुपया देना पड़ेगा। इसलिए आप इस बात को याद रखिएगा। आपको सारा जानकारी दे दिया हूँ और 1 तारीख में एक न्यू वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें BHO के पद पे कैसे ऑनलाइन करना है और उसमें क्या-क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स किस समय डालना है, वो मैं आपको सारी जानकारी दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।